हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज और इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी और साथ में पढ़ेंगे अबाउट पार्टी सिस्टम। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि साथ में आते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे वांट टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अगर उनको इलेक्शन में ज्यादा वोट मिलते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो दे गेट इनटू पावर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शन एंड वांट टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ की फीचर्स हैं, इन्हीं की वजह से जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हम पॉलिटिकल पार्टी बोल सकते हैं। तो ये फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले तो दे शेयर अ कॉमन आइडियोलॉजी एंड विजन फॉर द सोसाइटी। यानी कि जो उनकी विचारधारा है, जो उनके व्यू पॉइंट है, जो उनके गोल्स हैं, वो सिमिलर होते हैं। उनको सिमिलर चीजें करनी है, दे वांट टू वर्क फॉर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, तो यही जो लोग होते हैं यही साथ में आके एक पार्टी बनाएंगे। अगर उनके व्यू पॉइंट ही अलग है, अगर उनकी आइडियोलॉजी ही अलग है, तो वो एक पार्टी में कैसे वर्क कर पाएंगे? तो इसीलिए पार्टी में जो लोग होते हैं दे हैव कॉमन आइडियोलॉजी एंड शेयर्ड विजन। इसके अलावा आपको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ लोग होंगे जो पार्टी के लीडर्स होंगे, कुछ लोग मेंबर्स होंगे एंड कुछ लोग होंगे उनके फॉलोअर्स और होंगी उनकी अलग अलग पॉलिसीज। सो दिस इज व्हाट ऑल मेक्स अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ दे एम टू गेन पॉलिटिकल पावर थ्रू इलेक्शंस। इनका एम क्या होता है कि इन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए ताकि ये लोग अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सके, जो इनके एम है, जो इनके गोल्स है, उन्हें पूरा कर सके। और इसके लिए ये क्या करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में और ये उसे जीतने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। They try to influence और control government policies and once they come in power, तो ये क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर थॉट प्रोसेस। तो ये हमने जान लिया अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर की फीचर्स। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शन। दे नॉमिनेट कैंडिडेट्स एंड कंटेस्ट इलेक्शन। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो जीत जाएं। ठीक है, दे फॉर्म गवर्नमेंट इफ दे विन अ मेजॉरिटी। अगर उन्हें एक मेजॉरिटी मिल गई, वो जीत गए मेजॉरिटी वोट से, तो फिर आगे चल के वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये है इनका सबसे पहला फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ये लोग पॉलिसी बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे फॉर नेशन एंड स्टेट डेवलपमेंट। जब पावर में आ जाएंगे तो ये लोग लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे अलग अलग, जो कि स्टेट के बेटरमेंट के लिए होंगी, नेशन के बेटरमेंट के लिए होंगी, लोगों के बेटरमेंट के लिए होंगी। ठीक है, नंबर 3 मेकिंग लॉज। इलेक्टेड पार्टी मेंबर्स पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जब भी लॉ मेकिंग होगी, कोई लॉ आएगा, कोई डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, उससे रिलेटेड कुछ भी होगा, तो इसमें ये जो सारे मेंबर्स होंगे ये पार्टिसिपेट करेंगे और अपने व्यूज देंगे। नेक्स्ट फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट्स। यानी कि द मेजॉरिटी पार्टी फॉर्म्स द एग्जीक्यूटिव। अब अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी में वोट्स नहीं मिले तो उस टाइम पर दे फॉर्म कोलिशन गवर्नमेंट और उसके बाद वो लोग एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सारे हमारी मेजॉरिटी पार्टी को बिलोंग करते हैं। द पार्टी एनफोर्सेस लॉज एंड इंप्लीमेंट्स पॉलिसीज। जो अलग अलग लॉज बन रहे हैं, जो नए नए पॉलिसीज ला रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, इनका ये काम है कि ये उसे एनफोर्स करे और ये मेक श्योर करे कि ये जो सारी ये चीजें हैं ये इंप्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रोल ऑफ अपोजिशन। अब जो पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाती वो बनाती है अपोजिशन। ठीक है, सो द पार्टीज दोज लूज इलेक्शन फॉर्म ऑपोजिशन। अब ऑपोजिशन का क्या काम है? तो ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। अगर गवर्नमेंट ने कभी कोई गलत डिसीजन ले लिया, कुछ गलत लॉ बना दिया, तो ये जो ऑपोजिशन वाले हैं ये उनको क्रिटिसाइज करेंगे, उनको ये बार बार रिमाइंड कराएंगे कि भैया आप गलत कर रहे हो। साथ में दे वॉइस ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स। जो व्यू पॉइंट्स हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टीज हैं तो इनके व्यू पॉइंट्स अलग अलग होंगे, तभी तो ये अलग अलग पार्टीज हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो इससे ये होता है कि जब भी कोई डिसीजन हो रहा है, कोई डिबेट चल रही है, तो उसमें आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो हो गया हमारी गवर्नमेंट का, बाद में जो अपोजिशन पार्टी है उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी क्या व्यू पॉइंट है, वो भी हमें पता चलते हैं। एंड साथ में दे एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोई वादे किए, कोई प्रोमिसेस किए, बट अगर वो उन्हें फुलफिल नहीं कर रही तो दे विल रेज दिस। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिशन है, इनका काम है कि उनकी गलतियों पे फोकस करें, वो कहाँ गलती कर रही है, कहाँ वो चूक रही है, ये उसे हाईलाइट करें, ताकि एक तो उनका बेटरमेंट होगा, वो उस चीज पर वर्क कर पाएंगे, साथ में जो लोग हैं उन तक इनके भी व्यू पॉइंट पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने जान लिया अबाउट रोल ऑफ ऑपोजिशन। नाउ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। तो दे मोबिलाइज सिटीजंस अराउंड इशूज। जो इशूज पार्लियामेंट में चल रहे होते हैं यूजुअली वही इशूज हैं जो कॉमन लोग भी डिस्कस कर रहे होते हैं। दे यूज मीडियाज, रैलीज एंड कैंपेन्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक डिसीजन। तो कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये पब्लिक डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेस टू गवर्नमेंट। तो दिस सर्व अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये क्या है? ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ही है ना, तो एक तरह से ये क्या है? ये लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करते हैं और ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जो हमारे सिटीजंस हैं उनका ट्रस्ट बना रहता है ऑन दिस सिस्टम। इट हेल्प सिटीजंस इन रिजॉल्विंग ग्रीवियंसेस। अगर उनकी कोई परेशानी है तो उनको भी रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देख लिए सारे ही फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इनके बिना जो सारे फंक्शंस हैं वो नहीं हो सकते। अब ऐसा क्यों है? तो देखो, अगर ये पार्टीज नहीं होंगी तो हर जो कैंडिडेट है वो अपना इंडिपेंडेंट होगा,
कोई पार्टी नहीं है तो हर कोई एक अकेला अपना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उससे कोई गलती हो गई, वो कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाया, तो आप अकाउंटेबल किसे ठहराओगे? वो एक इंसान को, तो उससे कोई इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो अकाउंटेबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन इन द गवर्नमेंट। और साथ में कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इशूज़ होंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 500 मेंबर्स हैं तो 500 अलग-अलग पार्टीज हो जाएंगी, फिर सबके ही व्यू पॉइंट अलग-अलग होंगे। अभी क्या होगा कि जब काफ़ी सारे लोग एक पार्टी से हैं तो उन सबका एक व्यू पॉइंट होगा, तो इसमें डिसीजन मेकिंग और डिस्कशन में भी बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, तो जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज हैं, उनमें तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी फंक्शन नहीं कर सकता। They bring diverse voices together, ensure orderly elections and provide a platform for the governance। अब जब ये पॉलिटिकल पार्टीज अलग-अलग होती है तो हमारे पास बहुत अलग-अलग व्यू पॉइंट्स आते हैं, अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग जगहों से व्यू पॉइंट्स आ पाते हैं, और एक वो पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उनका एक कॉमन एजेंडा भी बन जाता है। साथ में दे एंश्योर कि जो सारे ही इलेक्शंस है, जो सारे ही फंक्शंस है, वो टाइमली हो, ऑर्डरली हो, एंड दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नेंस। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिविजुअली होगा तो ये कुछ भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी, बिकॉज ना कोई अकाउंटेबल रहेगा और ना ही प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो पाएगी और ना ही वो इंप्लीमेंट हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया अबाउट द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव। किसी भी कंट्री में कितनी पार्टी होनी चाहिए? एक पार्टी, दो पार्टी, या फिर काफी सारी पार्टी? तो इस बेसिस पर वी हैव वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड, सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड होती है, जैसे कि वी हैव इन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि दो ही मेन पार्टी होती है और जो पावर है उन्हें दोनों के बीच में स्विच होती रहती है। पावर मेनली ऑल्टरनेट्स बिटवीन टू मेजर पार्टीज, जैसे कि यूएसए। नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम, तो इसमें काफी सारी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और गवर्नमेंट यूजुअली मेजोरिटी पार्टी वाली की बनेगी, बट अगर मेजोरिटी पार्टी नहीं होती तो ऐसे केसेस में कोलिशन गवर्नमेंट भी बनती है, जहां पर काफी सारी पार्टी साथ में आके अपनी मेजोरिटी बना लेती है। तो ये हो गया हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। दिस इज इन इंडिया, फ्रांस एंड और भी अलग-अलग जगहों पे। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। क्यों? क्योंकि दिस इज द बेस्ट बिकॉज इट एनकरेजेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स सोशल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट। मल्टी पार्टीज होंगी तो अलग-अलग ग्रुप्स, अलग-अलग रिलीजन, अलग-अलग स्टेट, अलग-अलग लोकेलिटी, वहाँ की वो डिमांड्स को रेज कर पाएंगी। आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी, बहुत अलग-अलग व्यू पॉइंट मिलेंगे, बहुत अलग-अलग रिक्वायरमेंट लोगों की पता चलेंगी। तो इंडिया जैसी बड़ी और डाइवर्स कंट्री के लिए द बेस्ट सिस्टम इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक तो होती है नेशनल पार्टी और दूसरी होती है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी वो पार्टीज होती हैं जो कि 4 या उनसे ज्यादा स्टेट्स में रिकॉग्नाइज की जाती है और ये बन जाती है हमारी नेशनल पार्टी। दे हैव नेशन वाइड प्रेजेंस एंड एजेंडा, यानी कि इनके जो गोल्स क्या है, इनकी जो प्रेजेंस है वो पूरे ही नेशन में होती है। हर कोई इन पार्टीज के बारे में जानता है। क्यों? क्योंकि ये है नेशनल पार्टीज। दे हैव नेशन वाइड प्रेजेंस। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो वी हैव आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये कब स्टैब्लिश हुई थी कमेंट में बताना, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था, तो जल्दी से कमेंट में बताओ कि इंडियन नेशनल पार्टी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। इसकी आइडियोलॉजी की बात करें तो सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। इसके अलावा वी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जिसका आइडियोलॉजी है कल्चरल नेशनलिज्म एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट इज बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी। इसकी आइडियोलॉजी है अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड, यानी कि जो लोअर सेक्शंस है, जो वीकर सेक्शंस है, उनका अपलिफ्टमेंट। तो ये हमने देखे कुछ एग्जांपल्स ऑफ नेशनल पार्टीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज क्या होती है? ये होती है रीजनल पार्टीज, जो कि 4 स्टेट से कम स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड होती हैं और इसीलिए इन्हें बोला जाता है स्टेट या फिर रीजनल पार्टीज। इनका फोकस इस पर होगा, इनका फोकस होगा स्टेट एंड रीजनल इशूज पे। इसी तरह जो नेशनल पार्टीज थे उनका इशू क्या था? पूरे नेशनल इशूज पे। तो यही है डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, क्योंकि जो नेशनल पार्टीज है उनका फोकस नेशनल इशूज पे है, तो वो नेशन वाइड उनकी अपीयरेंस है। वहीं ये जो स्टेट पार्टी है इनका फोकस है स्टेट इशूज पे, रीजनल इशूज पे, तो ये स्टेट पार्टीज हैं। ठीक है, इनका नेशन वाइड अपीयरेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल वी हैव शिवसेना इन महाराष्ट्र, टीएमसी इन वेस्ट बंगाल, डीएमके इन तमिलनाडु। तो ये कुछ रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है, ये स्टेट पार्टीज हैं। नाउ अब हमने देख ली टाइप्स ऑफ पार्टीज। अब हम देखेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में भी चैलेंजेस हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पार्टीज है इनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी कि हर किसी को अपना व्यू पॉइंट रखने का, अपनी बात रखने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। देयर इज नो रेगुलर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इसके अलावा जो पावर होती है वो बहुत कुछ फ्यू लीडर्स या फैमिलीज होती हैं उन्हीं के पास कॉन्सेंट्रेटेड रहती है, जो मेन लीडर्स होते हैं ऑफ द पार्टी। और जो बाकी के ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उनकी जो वॉइस होती है इन वेरियस डिसीजंस वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख पाती। अगर उन्हें अपना कोई व्यू पॉइंट देना है तो उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। तो ये क्या है? द पार्टी लीडरशिप ऑफन पास डाउन टू फैमिली मेंबर्स नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि कौन कितने अच्छे से वो चीजें संभाल सकता है, किसी कितनी बढ़िया नॉलेज है, इन चीजों पर ना होके यूजुअली क्या होता है जो पार्टी की लीडरशिप होती है वो विद इन फैमिली ही ट्रांसफर होती रहती है। इसी को बोला जाता है डायनेस्टिक सक्सेशन। और ये भी एक चैलेंज है क्योंकि इससे जो एलिजिबल, जो ट्रूली वर्दी होते हैं ऑफ दैट पोजीशन, उनको वो नहीं मिलती। नेक्स्ट मनी एंड मसल पावर। तो जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफी सारा जो मनी है वो अपने साथ लेकर आते हैं, तो उनका डोमिनेशन देखने को मिलता है। पार्टीज रिलाई ऑन अनडिस्क्लोज्ड डोनेशन ऑफन फ्रॉम लार्ज बिजनेसमैन। काफी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनसे डोनेशन ली जाती है, तो उनके लिए भी उनके फेवर में वर्क किया जाता है बाय वेरियस पार्टीज। एंड दे यूज क्रिमिनल्स एंड कोवर्जन इन इलेक्शन टू विन। ठीक है, तो क्रिमिनल्स का भी यूज करते हैं। तो अलग अलग कुछ चीजें हैं जो यूज करते हैं ताकि वो जीत पाए। सो इसमें आपने मनी का भी देखा और साथ में मसल पावर का भी देखा कि कैसे मिसयूज हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज मीनिंगलेस चॉइस फॉर वोटर्स। अब कई बार क्या होता है कि वी हैव सपोज 2 मेन पार्टीज हैं और उनके जो एजेंडा है, जो उनके गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो ऐसे में इट इज वेरी हार्ड टू सेलेक्ट कि हम किसे सेलेक्ट करें, बिकॉज जो इनके गोल्स हैं लगभग वही इनके हैं।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीनिंगलेस चॉइस। Many parties have similar ideologies and leaders. There is no difference in policies. तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों के पास एक प्रॉपर चॉइस नहीं है, ठीक है, एक बुक इसमें से सेलेक्ट करें। अगर ए एंड बी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है तो इसमें काफी बहुत ही मिनिमम डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो ये एक इशू है। साथ में देयर इज फ्रीक्वेंट स्विचिंग ऑफ पार्टीज बाय पॉलिटिशियंस। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिशियंस कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं, फिर वापस इस पार्टी में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू जहां उन्हें बेनिफिट मिले, मॉनिटरी बेनिफिट मिले, पोजीशन उनकी बढ़िया हो जाए, तो इससे भी इशूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सम ऑफ द चैलेंजेस। नाउ हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे उनमें रिफॉर्म ला सकते हैं, कैसे उनमें चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहले देयर आर सर्टेन लीगल रिफॉर्म्स जो कि इलेक्शन कमीशन एंड कोर्ट्स एक्सेट्रा जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि वी हैव मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड क्रिमिनल केसेस बिफोर इलेक्शंस। अब जो हमारे जो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उनके लिए नेसेसरी है कि वो उनके पास जितना भी एसेट है, उन पर जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है दैट कैंडिडेट्स मस्ट फाइल एफिडेविट्स डिस्क्लोजिंग देयर पर्सनल डिटेल, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बारे में और पर्सनल डिटेल, ताकि जो लोग हैं उनको एक आइडिया मिले कि वो किस इंसान का वोट करने जा रहे हैं। बिकॉज इन चीजों से भी बहुत कुछ पता चलता है अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसके अलावा आरटीआई एक्ट कैन बी यूज्ड टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आरटीआई एक्ट का भी यूज कर सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो ये तो कुछ लीगल प्रोसेसेस हो गए। इसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हुए हैं टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पहले क्या होता था कि जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते थे वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जीतने के बाद भी अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली हो रहा था, फिर वो वापस उसी पार्टी में आ जाते थे। तो इसको रोकने के लिए आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। इट डिस्क्वालिफाइज इलेक्टेड मेंबर्स इफ दे स्विच पार्टीज। तो अब अगर कोई इलेक्टेड मेंबर अपनी पार्टी स्विच करेगा देन ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड। बिकॉज इसे रोकना जरूरी था, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेकर आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। इट एम टू ब्रिंग स्टेबिलिटी बट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। इससे क्या है, स्टेबिलिटी आई, वरना बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया था ये पूरा सिस्टम, ठीक है। बट इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव फ्यू सजेशंस जो कि इस प्रोसेस को और बेटर कर सकते हैं। दे कैन रिफॉर्म पार्टीज, जिसमें नंबर 1 इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस टू रिड्यूस मनी इन्फ्लुएंस। अभी देखो पार्टीज क्या करती है, वो मनी का यूज करती है टू इन्फ्लुएंस वोटर्स, टू इन्फ्लुएंस इलेक्शंस। बट अगर ये चीज स्टेट कंट्रोल कर ले, वो अपने अंडर ले आए द फंडिंग ऑफ इलेक्शन, तो इससे क्या होगा कि सभी पार्टीज के पास जितना स्टेट डिसाइड करेगी उतना ही मनी जाएगा। तो ये जो एक्सेसिव यूज है, जो अनफेयर रिजल्ट की तरफ ले जाता है, उसे रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टी इलेक्शन एंड ऑडिट्स। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट होने चाहिए, सारी पार्टीज को ये करना चाहिए, ये मेक श्योर करना भी हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट मोर वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ना चाहिए, बिकॉज जो वुमेन है वो काफी कम है कंपेयर टू मैन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि द नंबर ऑफ वुमेन शुड आल्सो राइज। पब्लिक प्रेशर, मीडिया विजिलेंस एंड एक्टिविज्म टू कीप पार्टीज अकाउंटेबल। जो लोगों का प्रेशर है, मीडिया का इंटरफेरेंस है, ये सारा कुछ इंक्रीज होना चाहिए ताकि जो पार्टीज हैं वो अकाउंटेबल रहें। बिकॉज अगर मीडिया इंटरफेयर नहीं करेगी, लोग उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, तो इससे क्या होगा, फिर पार्टीज तो अपने अकॉर्डिंग ही रन करेंगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड देम अकाउंटेबल, क्योंकि लोगों ने ही उन्हें इलेक्ट कर वहां तक पहुंचाया है। तो इसीलिए लोग उनको प्रेशराइज कर सकते हैं। मीडिया का ये काम है कि वो हमें सच्ची इन्फॉर्मेशन दे, कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो लोगों की नजर में लाए, सो दैट दे कैन वर्क टुवर्ड इट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल ऑफ पीपल इन डिटेल। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि लोग और क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन सिटीजंस स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड। डेमोक्रेसी बेस्ट अपना तभी वर्क करेगी जब तो सिटीजंस हैं वो इन्वॉल्व हो इन गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, और साथ में इन्फॉर्म्ड भी। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन सा नया लॉ आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसके इंप्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। ये सारा कुछ अगर सिटीजंस को पता है तो ये जो डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। People can demand transparency, they can participate in debates and they can even join parties और vote wisely। तो देखो लोग क्या कर सकते हैं, एक तो वो ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर सकते हैं, अगर उन्हें और भी कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दे कैन फाइल एन आरटीआई। इसके अलावा वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पर डिबेट्स होती हैं, न्यूज चैनल्स पर भी होती हैं, ओपनली भी होती हैं, कम्युनिटीज में होती हैं, तो हर जगह दे कैन फॉरवर्ड देयर व्यूज। इसके अलावा अगर वो बहुत ही ज्यादा लोगों का बेटरमेंट चाहते, उन्हें लगता है कि वो और अच्छे से चीजें कर सकते हैं, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो अपना जो वोट है उसे बहुत ही सोच समझ के बेस्ट कैंडिडेट को दे सकते हैं, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, इन सारी चीज को साइड करके जब भी वो वोट दें तो उन्हें उस इंसान को देना चाहिए जो सच में कुछ बेटर कर रहा है फॉर द सोसाइटी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पीपल कैन डू टू इंप्रूव ऑल दिस स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की टर्म्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़े और हमें नहीं भूलने। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू गेन पावर थ्रू इलेक्शंस एंड दे हैव कॉमन आइडियोलॉजी, ठीक है। उन्हीं को बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, वो पार्टी जिसको काफी सारे वोट्स मिल गए, मेजोरिटी से जीती और अब वो अपनी सरकार बनाएगी। वही ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, तो वो पार्टी जो कि जीत नहीं पाई, कम वोट्स मिले, एंड नाउ इट विल टेक पार्ट इन लेजिस्लेचर एंड इट विल फॉर्म एन एक्टिव ऑपोजिशन। पार्टी सिस्टम क्या होता है, तो नेचर ऑफ पार्टी अरेंजमेंट किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी कंट्री में, जैसे कि सिंगल पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, या फिर मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में भी है मल्टी पार्टी सिस्टम। डिफेक्शन क्या होता है, तो ये होता है पार्टी का चेंज करना फॉर ओन बेनिफिट्स इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक। एंड लास्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो ये क्या था, इट वाज पावर पास्ड विद इन अ पॉलिटिकल फैमिली। जो पावर है वो एक ही फैमिली में पास ऑन होती रहेगी विदाउट चूजिंग द राइट कैंडिडेट, ठीक है। तो भले ही बहुत ज्यादा बेटर कैंडिडेट हो, बट उसे ना देकर वो पावर जो है वो अपनी फैमिली में ही पास करते रहेंगे। इसी को बोला जाएगा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। व्हाट डू वी कंक्लूड? सो पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी बट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव एंड अकाउंटेबल।
पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, बट इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो, इंक्लूसिव हो, सबकी ग्रोथ साथ में लेकर चले, सबके बेटरमेंट के लिए वर्क करे, लोग उनको अकाउंटेबल ठहरा पाए और साथ में वो ट्रांसपेरेंट हो, अपनी जो भी फंक्शनिंग कर रही है, जो भी वर्किंग उनकी चल रही है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिव सिटीजनशिप, रिफॉर्म्स एंड लॉज कैन हेल्प इंप्रूव द सिस्टम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि जो लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। देयर आर सर्टेन रिफॉर्म्स जो कि हमारे सिस्टम में आने चाहिए, एंड साथ में जो लॉज हैं दे कैन इवन बी मोर बेटर, और इससे क्या होगा, इससे जो हमारा सिस्टम है वो और अच्छे से वर्क करेगा। एंड लास्टली, डेमोक्रेसी वर्क्स बेटर व्हेन पार्टीज सर्व पीपल नॉट जस्ट पावर। जब पार्टीज लोगों को सर्व करना शुरू कर देंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द पावर, तो जो डेमोक्रेसी है वो ऑब्वियसली अपने आप ही बेस्ट फंक्शन करने लग जाएगी, बेटर फंक्शन करने लग जाएगी, बिकॉज द ओनली पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इज बेटरमेंट ऑफ पीपल। सो इसके साथ हमने ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। अब अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछना, साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको कोई भी फ्रेंड, कोई भी नॉन एस्पिरेंट है तो ये वीडियोस तक जरूर पहुंचाना, ताकि जो फ्री एनसीईआरटी सीरीज सब तक पहुंचे और सब बहुत ही आसानी से एनसीईआरटी कवर कर पाए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।